हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इतिहास ज्ञानम। यार, हमने लास्ट क्लास पे ऑब्जेक्टिविटी को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, आई टोल्ड यू अबाउट ऑब्जेक्टिविटी, द टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस अबाउट ऑब्जेक्टिविटी गिवन बाय टू हिस्टोरियंस, जिसमें कि हमने एक तो पीटर नोविक को पढ़ा था। ठीक है, पीटर नोविक में हमने बताया था कि पीटर नोविक ने ही said कि न्यूट्रलिटी इज एसेंशियल टू अचीव ऑब्जेक्टिविटी। एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट थॉमस हैस्केल। ठीक है, एंड व्हाट डज थॉमस हैस्केल सेज? थॉमस हैस्केल सेज कि न्यूट्रलिटी एसेंशियल नहीं है ऑब्जेक्टिविटी अचीव करने के लिए। देन आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन neutrality and objectivity, and then we briefly discussed about how the concept of objectivity has evolved. And traditionally it was believed that objectivity is an essential part of history, and in the later stages, when the with the advent of Annals school and the positivist school ने तो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी को, विच इंक्लूड्स रैंके एंड और, ठीक है, और रैंके एंड ऑगस्ट कॉम्टे। बट इन द लेटर स्टेजेस व्हेन विद द एडवेंट ऑफ मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर्स एंड एनल्स स्कूल, ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिविटी तो ठीक है, बट इंटरप्रिटेशंस के बिना आप हिस्ट्री को अचीव नहीं कर सकते। सो नाउ इफ़ यू सी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो वी विल बी कवरिंग, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्रिटिक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, एंड इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट अ लॉन्ग लेक्चर। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो दो वीडियोस मैंने ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बनाए हैं, ठीक है, आपका मतलब ये कंप्लीट, इससे मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डेप्थ में कोई यहाँ पे पूरे यूट्यूब पे कोई पढ़ा रहा है, या आपको अगर ऑफलाइन कोई क्लासेस भी है तो उसमें भी कोई इससे ज़्यादा कुछ मतलब बचता ही नहीं है। बिकॉज हमारे जो सिलेबस है, मैंने इसमें लगभग सारे हिस्टोरियंस के जो ओपिनियंस हैं वो सारे कवर किए हैं। सो आप प्लीज़ इन दोनों वीडियोज़ को बहुत ध्यान से देखिए टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। एंड इन द फर्स्ट वीडियो, एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू, I told you about how the concept of objectivity has evolved and about the two different interpretations of objectivity. And in today's lecture, we will be talking about the critique of objectivity. ठीक है बॉस, चलिए अब चलते हैं हम आगे क्रिटिक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी पे। नाउ, जैसे कि हमने एंड, अगर आप प्रीवियस लेक्चर का एंड देखें तो उसमें हमने बता दिया था कि विद द एडवेंट ऑफ एनल्स स्कूल एंड मार्क्सिस्ट स्कूल, इंटरप्रिटेशंस का वहाँ पे इंपॉर्टेंस थोड़ा सा हिस्ट्री को क्रिएट करने में होना शुरू हो गया था। देयरफॉर यहाँ पे देखिए, मैनी स्कॉलर्स बाय द लेट 20th century, मैनी स्कॉलर्स क्वेश्चन whether history could truly be scientific and objective. ठीक है, now anthropologists like Claude Lévi-Strauss, now what they argued that western scientific civilization is not superior to pre-modern cultures, challenging the idea that scientific history is the best way to understand the past. ठीक है भाई, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस है ना, ही आर्ग्यूज जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जिसमें कि इन्होंने एसेंशियली अज्यूम किया है कि जो ऑब्जेक्टिविटी बेसिकली जो कंसेप्ट है, इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो इन्होंने कहा है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इट इज़ नॉट सुपीरियर टू प्री मॉडर्न कल्चर्स। जो पहले की जो हमारी कल्चर्स थी, संस्कृति थी, सभ्यताएं थी, सभ्यता तो सिविलाइजेशन हो गया, बट वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द संस्कृति ओवर है। तो जो उनकी साइंटिफिक जो ये आपकी सभ्यता है, वेस्टर्न जो सभ्यता है, इट इज़ नॉट सुपीरियर टू प्री मॉडर्न कल्चर। जो पहले की जो हमारी कल्चर्स हैं उनसे ज़्यादा सुपीरियर नहीं है। देयरफॉर ही चैलेंज्ड, किसने? क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। ही चैलेंज द आइडिया दैट साइंटिफिक हिस्ट्री इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द पास्ट। भाई, ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी, नाउ मैंने जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया था, दे वर स्ट्रेसिंग, स्पेशली रैंक के अगर आप देखो, ऑगस्ट कॉम्टे देखो, दे वर स्ट्रेसिंग दैट ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, or the scientific aspect of the history, it is essential to understand the past. Now, anthropologists like Claude Lévi-Strauss, what they are saying, they've challenged this idea that scientific history is not the best way to understand the idea. They've challenged this. Therefore, अब अगर आप देखें, there are historians like Louis Mink. You know what they say? They say that stories, they are not lived but told, मीनिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव्स आर ऑलवेज शेप्ड बाय द स्टोरी टेलर्स। ठीक है, कि जो भी नैरेटिव हमारा मतलब क्रिएट हो रहा है, वो जो स्टोरी टेलर, जो हिस्टोरियन है, वो अपने बायसनेस से वो उसको शेप कर रहा है। देयरफॉर
historians and philosophers, they begin to see history as a close to literature, a story constructed a story constructed a story constructed by the historian. ठीक है. नाउ ऑब्जेक्टिविटी, ये बहुत आसान से आपको टेबल है. देखिए ट्रेडिशनल व्यू क्या है यहाँ पे. ट्रेडिशनल व्यू सेइंग दैट हिस्ट्री इज ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक. इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट इज बेस्ड ऑन एविडेंसेस एंड आर्काइव्स. एग्जाम्पल, व्हाट डज रैंके सेज? रैंके सेज दैट हिस्ट्री एज इट एक्चुअली हैपेंड. भाई उसकी डेफिनेशन में हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था. वो क्या कहता है कि हिस्ट्री को आप, हिस्टोरियन का जो एक ड्यूटी है, इट इज़ टू रिकॉर्ड हिस्ट्री एज इट एक्चुअली हैपेंड. नाउ अब लेटर स्टेजेस में विद द एडवेंट ऑफ एरन्स स्कूल एंड मार्क्सिस्ट स्कूल क्रिटिसाइज होने लगा ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट. सो इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड द सब्जेक्टिव साइड ऑफ हिस्ट्री. तो मॉडर्न जो क्रिटिसिज्म है 20th सेंचुरी का, ठीक है, देयर आर 3 मेन क्रिटिसिज्म ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. तो पहला तो क्या है, देयर इज अ कंस्ट्रेंट ऑफ एविडेंसेस एंड बायस. तो आप प्लीज़ ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट है सब मार्क किया हुआ है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है. सो इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ एविडेंस एंड बायस, देर इज एन एविडेंस बायस, देर इज हिस्टोरियन बायस एंड द फिलोसॉफिकल रूट्स. किन किन हिस्टोरियंस ने कंस्ट्रेंट ऑफ एविडेंस एंड बायस को माना है एज एज क्रिटिसिज्म ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. तो मतलब ये इनका ये कहना है कि भाई ऑब्जेक्टिविटी के लेट 20th सेंचुरी में 3 मेन क्रिटिसिज्म निकल के आए. उसमें से जो पहला क्रिटिसिज्म था वो ये था कि एविडेंस और बायस का एक हिस्टोरियन के पास हमेशा कंस्ट्रेंट है. क्यों कंस्ट्रेंट है? क्योंकि जब वो जिस भी एविडेंस को भी यूज़ कर रहा है, एक तो वो एविडेंस ही बायस, उसमें ही एविडेंस को चूज़ करने में बायसनेस आ रही है. देन हिस्टोरियन जो एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है उसमें भी उसका बायसनेस है. और इसको कुछ कुछ जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अपनी अपनी मतलब अपने अपने उस जो थॉट्स हैं इस उनसे ये जो एविडेंस एंड बायस का जो कंसेप्ट है इसको सपोर्ट किया. नाउ व्हाट डिड दे से इज एविडेंस बायस में दे से कि पास्ट रिकॉर्ड जो है वो इनकम्प्लीट है, सिलेक्टिव है और रिटन बाय रूलर्स और एलीट्स है. दे सेइंग कि जितनी भी पास्ट की जो हिस्ट्री है वो अधूरी है, वो राजाओं ने लिखी है, एलीट क्लास लोगों को लिखी है, जो उच्च वर्ग है सोसाइटी का उसने लिखी है, राजाओं ने लिखी है. तो ये अपने आप में बहुत ही सिलेक्टिव है. इसलिए जो हमें आम जनता के जो उस समय की आम जनता के बारे में जो उनकी इतिहास है उसके बारे में कुछ पता नहीं लगता है. और जब केवल और केवल एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में इतिहास में लिखा हुआ है तो ये तो अपना भी एविडेंस बायस हो गया. ठीक है, आपने किसी और चीज़ के बारे में तो आपने इतिहास लिखा ही नहीं, आपने केवल जो उच्च वर्ग है समाज में उसके बारे में इतिहास लिखा, राजाओं के बारे में इतिहास लिखा. तो ये अपने आप में जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं वो इनकम्प्लीट है और सिलेक्टिव है. ओनली व्हाट वाज रिकॉर्डेड इट सर्वाइव्स ऑलरेडी फिल्टर्ड. भाई जो रिकॉर्ड किया था वो ये बच रहा है. ठीक है, तो ऑलरेडी फिल्टर्ड हो गया यहाँ पे. अब ना ईएचकार क्या कह रहे हैं, ईएचकार क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हिस्टोरिकल फैक्ट्स नेवर कम टू अस प्योर. वो कह रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट हमारे सामने आज मौजूद है वो कोई भी प्योर फॉर्म में नहीं है. वो कहते हैं कि यहाँ पे दो तरह से हमारे पास इम्प्योरिटी है हिस्टोरिकल फैक्ट्स की. व्हाट, दो तरीके से कैसे है? हिस्टोरियंस दे ऑपरेट फ्रॉम देयर ओन टाइम एंड पर्सपेक्टिव. सबसे पहले जो हिस्टोरियन उस फैक्ट को ले रहा है, ठीक है, वो अपने ही टाइम और अपने पर्सपेक्टिव से उस फैक्ट को ले रहा है और फैक्ट अपने आप में सिलेक्टेड है. ठीक है, वो अपनी सोच और अपने समय के हिसाब से हिस्टोरियन फैक्ट्स को ले रहा है और फैक्ट्स को सिलेक्ट करता है. So there is always an element of biasness present in the selection of the fact itself. So both the sources created in the past and the selection by historians shape a doubly constructed past. देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है. ये कह रहा है कि जो आपने पास्ट को क्रिएट करने के लिए सोर्स लिया, ठीक है, एक तो वो ऑलरेडी बायस्ड है क्योंकि वो खुद ही में ही इनकम्प्लीट है जैसा कि मैंने ऊपर में बताया. दूसरा, इसमें जो हिस्टोरियन का अपना पर्सपेक्टिव है वो भी ऐड हो गया. तो फिर आपको जो डबल एनोमली, डबली कंस्ट्रक्टेड पास्ट ऑलरेडी आपके सामने प्रेजेंट है. वाई इट इज प्रेजेंट डबल एनोमली का? क्योंकि जो एविडेंस है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ एविडेंस बायस. अब हम बात करते हैं हिस्टोरियन बायस की. हिस्टोरियंस इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ओन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स रिलीजन. भाई अब देख लो कि जो इतिहासकार है वो खुद ही अपने सामाजिक और उसके जो आसपास जो चीज़ें चल रही हैं उनसे ज़्यादा प्रभावित होगा, उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा. एंड जब वो उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा तो वो जो एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा वो अपने आप में बायस्ड और उसके पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करने वाली हिस्ट्री होगी. नाउ अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है बेनेडिक्टो क्रॉस का जो स्टेटमेंट है, आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा. ऑल हिस्ट्री इज़ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री.
Collingwood, what does Collingwood says? कि past is unknowable. History, his historians thought about past. Therefore, जो उसकी important definition है वो ये है, all histories is history of thought. हिस्टोरियन का बायसनेस है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो कॉलिंगवुड क्या कह रहा है कि जो पास्ट है उसको तुम जान नहीं सकते, वो केवल थॉट, जो हिस्टोरियन का जो थॉट है, इतिहास है, वो वही है। ठीक है, ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ थॉट। अब इसको जो फाउंडेशन देने वाले जो फिलोसोफर्स हैं, एक तो कांत है इसमें। व्हाट ही सेज इज दैट वी सी द वर्ल्ड थ्रू मेंटल फिल्टर्स एंड वी कैन नॉट नो द रियलिटी इटसेल्फ। वो कह रहा है कि हम जो दुनिया को देखते हैं, हमारे दिमाग में ऑलरेडी फिल्टर्स प्रेजेंट हैं और हम सच्चाई को कभी जान नहीं पाएंगे। ठीक है। नाउ डिल्थे क्या कह रहा है? डिल्थे व्हाट डज ही सेज दैट साइंस क्या करती है, वो एक्सप्लेन करती है नेचर को, और हिस्ट्री क्या करती है, वो ह्यूमन लाइफ को अंडरस्टैंड करती है, वो इंसान की लाइफ को समझती है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री राइटिंग। तो विलियम डिल्थे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हम इतिहास लेखन में, हिस्ट्री राइटिंग में, हम ऑब्जेक्टिविटी को कम्प्लीटली अचीव नहीं कर सकते। और इनकी एक बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू हिस्टोरिकल नॉलेज। एंड व्हाट डज कॉलिंगवुड सेज? ठीक है, कॉलिंगवुड सेज कि हम जो पास्ट को इमेजिन करते हैं, पास्ट के बारे में जानते हैं, वो हम कंटेम्प्रेरी माइंडसेट के हिसाब से जानते हैं। जो आज हमारे सामने चल रहा है, जो आज हमारा दिमाग है, हम उसके हिसाब से पास्ट को समझते हैं। तो हिस्ट्री इज़ रीथिंकिंग पास्ट थॉट्स इन प्रेजेंट माइंड। ठीक है। तो ये पहला क्रिटिसिज्म है। बड़े अच्छे से इसमें मैंने टेबल वाइज इसको एक्सप्लेन किया है, काफ़ी टाइम लगा मेरे को ये बनाने में पूरा का पूरा, और इसको एक बहुत ही आसान फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो प्लीज़ आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे, मतलब जो ऑब्जेक्टिविटी है उसके क्रिटिक कैसे कैसे हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहला जो क्रिटिक मैंने आपको पहले बताया, कंस्ट्रेंट ऑफ एविडेंस एंड बायस, एंड इट इज़ डिवाइडेड, समझने के लिए मैंने बताया, इट इज़ नॉट एक्चुअली डिवाइडेड, ये समझने के लिए, ताकि आप पार्ट्स वाइज उसको समझ सकें कि देर इज़ एन एविडेंस एलिमेंट ऑफ एविडेंस बायस एंड देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ हिस्टोरियन बायसनेस एज वेल। और फिलोसफिकल फाउंडेशंस कौन है? कांत, विलियम डिल्थे, इनकी इंपॉर्टेंट बुक है इंट्रोडक्शन टू हिस्टोरिकल नॉलेज, एंड देन कॉलिंगवुड। ठीक है। अब हम सेकंड पे चलते हैं। जो सेकंड क्रिटिसिज्म है, सेकंड क्रिटिसिज्म इज ऑल अबाउट कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट फिगर है, इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है, वो हमारे पास है क्लिफोर्ड गेट्स। ही इज़ एक्चुअली, मैं बोलता हूँ कि ही इज़ फादर, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से, ऑन्थ्रोपोलॉजिस्ट एंड एथनोग्राफर एज वेल। इन द फील्ड ऑफ एथनोग्राफी ही इज़ अ प्रोमिनेंट फिगर, क्लिफोर्ड गेट्स। आप उसको जब एथनोग्राफी आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आप हमेशा क्लिफोर्ड गेट्स, एक जेम्स क्लिफोर्ड है, एक क्लिफोर्ड गेट्स है, दोनों अलग अलग हिस्टोरियंस हैं। ठीक है, आप इनको हमेशा पढ़ोगे। नाउ व्हाट डज कल्चरल रिलेटिविज्म सेज? ये कह रहा है कि देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हिस्ट्री ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में क्या होता है, सबसे अच्छी बात क्या है कि आप केवल शब्द से ही आप उसका मतलब समझ सकते हो। कल्चरल रिलेटिविज्म, तो कल्चरल तो मतलब संस्कृति हो गई, रिलेटिविज्म क्या हो गया कि मतलब एब्सोल्यूट तो नहीं है, कुछ ना कुछ, मतलब दो दो कल्चर को, हर चीज़ जो है वो कल्चर के, संस्कृति के हिसाब से रिलेट करती है। अब यू सी, देखिए अब इसके एलिमेंट क्या है? दे आर सेइंग कल्चर शेप्स हिस्ट्री, देर इज़ नो यूनिवर्सल ट्रूथ, और हिस्टोरियन का पूरा वर्ड व्यू है कल्चर शेप्स हिस्ट्री। भाई हर इतिहास की क्या होगी भाई, अब अपनी अपनी अलग वो होगी, मतलब संस्कृति के हिसाब से जो फैक्ट है, फैक्ट का मीनिंग अपने आप बदल जाएगा। तो आप देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईच कल्चर इंटरप्रेट्स इवेंट्स डिफरेंटली। जैसे 1857 है, 1857 म्यूटिनी है ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग, और हमारे लिए इंडियंस के लिए इट इज़ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इवेंट तो सेम है 1857, इवेंट तो सेम है, बट जो अलग अलग संस्कृति हैं, एक तो ब्रिटिश कल्चर है, ब्रिटिश कल्चर उसको कैसे इंटरप्रेट कर रही है, उसको इंटरप्रेट करिए म्यूटिनी, एज पर म्यूटिनी, और इंडियंस को उसको कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। तो इससे क्या है, देखो पूरी की पूरी इतिहास ही चेंज हो गया भाई। एक तो आप म्यूटिनी कह रहे हो, रेबेलियन कह रहे हो, और एक कह रहे हो कि ये इंडिपेंडेंस का पहला वॉर है, पूरा मतलब ही चेंज हो गया ना। सो दैट इज़ वाई दे आर सेइंग कल्चर रिलेटिविज्म में दी कल्चर शेप्स हिस्ट्री। अब इसके मेन थिंकर जो हैं, एक तो क्लिफोर्ड गेट्स हैं। नो ही सेज दैट कल्चर इज लाइक अ टेक्स्ट फुल ऑफ सिम्बल्स। ठीक है। क्लिफोर्ड गेट्स एंड अदर्स emphasize that historians they are conditioned by their cultural background, their writings about the past influenced by their cultural values, language and prejudices। वही वाली चीज़ है कि जो इतिहासकार है, वो उसकी जो अपनी संस्कृति है, वो जिस भी संस्कृति में रह रहा है उसका पार्ट है। ठीक है। जो भी उसकी सराउंडिंग्स हैं, जैसा उसने अपने आसपास देखा है, जैसा उसने अपनी सोसाइटी में देखा है,
तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो उसके हिसाब से शेप होती हैं, और वही जो वैल्यूज़ हैं वो उसके हिस्ट्री राइटिंग में रिफ्लेक्ट होती हैं, और उस ही हिसाब से, उन्हीं वैल्यूज़ के हिसाब से जो उसका इंटरप्रिटेशन है, उसका जो पर्सपेक्टिव है, वो इतिहास को या फिर किसी भी इवेंट को लेकर बनता है. सो देर इज़ ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ प्रेजुडिस प्रेजेंट in the historian's construction of the past because of cultural relativism, because he is influenced by the surroundings in which he has lived. ठीक है, जो उसका पास्ट है वो उसको हमेशा इन्फ्लुएंस करता है. और क्लिफोर्ड गेट्स क्या कह रहा है, जो संस्कृति है इट इज एक्चुअली अ टेक्स्ट फुल ऑफ सिम्बल्स. अब इसमें क्या है, पाउल रोथ क्या कह रहे हैं, पाउल रोथ, अब इसमें पाउल रोथ क्या कह रहे हैं, पाउल रोथ कह रहे हैं, he asserted that there is no single static past, just historically situated versions of it. वो कह रहे हैं कि किसी भी, कोई भी एक इवेंट जो है इतिहास में, ठीक है, उसका कोई एक सिंगल वर्जन हमेशा कभी मौजूद पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा, बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म. ठीक है, देयर विल बी हिस्टोरिकली सिचुएटेड वर्जन्स ऑफ इट, उसके अलग अलग वर्जन या फिर अलग अलग उसके इंटरप्रिटेशन होंगे किसी भी एक इवेंट के. ये पाउल रोथ का कहना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. रियलिटी इज इमेजिन्ड एज मच एज द इमेजिनरी इज रियल. ठीक है भाई, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो उतनी ही इमेजिन की जा सकती है जितनी की जो आपकी जो इमेजिनरी है वो रियल है. आप इसको अच्छे से समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप बताना. रियलिटी इज़ इमेजिन्ड एज मच एज द इमेजिनरी इज़ रियल. इसको आप आराम से पढ़ेंगे, आप इसका बिल्कुल मतलब समझ जाएंगे कि जो बेसिकली जो ये कहना चाह रहा है कि रियलिटी जो है वो आपका इमेजिनरी है, जो भी आप सोच सकते हो. ठीक है, अगर वो थोड़ा सा भी सच के नज़दीक है, वही आपका क्या होता है कि इतिहास बन जाता है. ठीक है, और आप उतना ही सोच सकते हो कि जितना रियल है. तो जो इतिहासकार जब इतिहास कंस्ट्रक्ट करता है, व्हेन ही कंस्ट्रक्ट्स हिस्ट्री, ठीक है, वो अपनी सोच के आधार पे करता है, वो अपने थॉट प्रोसेस के आधार पे करता है. वॉट एवर ही कैन इमेजिन ही कंस्ट्रक्टेड, बट वो उतना ही इमेजिन करता है जितना कि रियल एक्चुअली लग सकता है. सो रियलिटी इज इमेजिन एज मच एज द इमेजिनरी इज रियल. नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं. ठीक है, थर्ड पार्ट, जो थर्ड इसका क्रिटिसिज्म है, फर्स्ट तो एविडेंस और बाइसनेस हो गया, सेकेंड इज एन एलिमेंट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, थर्ड क्रिटिसिज्म इज लिंग्विस्टिक एंड पोस्ट मॉडर्न टर्म. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको आराम से देखिएगा. अब इसमें क्या है, व्हाट दे आर सेइंग इज लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स रियलिटी. बस आप इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स ध्यान रखिए, आपको कुछ ज़्यादा और मतलब ध्यान में नहीं रखना है. दे आर सेइंग हिस्ट्री इज नैरेटिव हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज एक्चुअली अ फिक्शन. ये हेड एंड वाइट का फेमस स्टेटमेंट है. ठीक है, और व्हाट दे आर सेइंग, अगर आप इसको शुरू से ही देख रहे हैं तो इन्होंने क्या करा है, हिस्ट्री को थोड़ा फिक्शनल साइड पे ले आए हैं. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो हिस्ट्री, मतलब बेसिकली हिस्ट्री इज़ नथिंग बट अ मेयर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज. तो वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स रियलिटी. तो अब फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, many thinkers they argued that language does not just describe the word, it creates the ways we understand the word. तो जो भाषा है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, वो केवल दुनिया को डिस्क्राइब नहीं कर रही. ठीक है, वो एक्चुअली वो वेज भी क्रिएट कर रही है, नए नए तरीके क्रिएट कर रही है ताकि हम उन तरीक़ों के हिसाब से दुनिया को समझ सकें. तो लैंग्वेज का जो काम है, इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग द वेज वी अंडरस्टैंड द वर्ड. ठीक है, नाउ इफ़ लैंग्वेज शेप्स मीनिंग, लैंग्वेज जो है वो अलग अलग मतलब को, मतलब वो अलग अलग एक ही चीज़ के अलग अलग मतलब भी क्रिएट कर रही है. सो इफ़ लैंग्वेज शेप्स मीनिंग देन हिस्टोरिकल राइटिंग विच इज़, भाई इतिहास को आप किसी न किसी लैंग्वेज में तो लिखोगे, किसी न किसी भाषा में तो लिखोगे ही. ठीक है, इट हिस्टोरिकल राइटिंग इट कैन नॉट बी अ न्यूट्रल विंडो ऑन टू एन इंडिपेंडेंट पास्ट. भाई जब आप किसी भाषा को चुन रहे हो, ठीक है, आप किसी भाषा को चुन रहे हो, तो किसी भाषा को जब चुन रहे हो तो वो किसी न किसी वो एक भाषा में बेसिकली, इसमें आगे मैं एग्जांपल भी लूँगा. अब सपोज करो आप पेड़ है, आपने ये बोला कि ये जो एक जो आपके सामने स्ट्रक्चर खड़ा है ये पेड़ है, पर जो पेड़ है, पेड़ हिंदी भाषा में तो आप उस चीज़ को पेड़ कह रहे हो. ठीक है, आप किसी और भाषा में उसको कुछ और कहोगे. ठीक है, इंग्लिश में उसको ट्री कहोगे. बट बेसिकली आप किसी भी शब्द को अगर कोई मीनिंग दे रहे हो, वो अपनी उस संस्कृति के हिसाब से दे रहे हो.
भाई हमें क्या पता कि ये इसको पेड़ ही कहते हैं, ये तो कुछ नहीं है ना, पर ये भाषा ने तो इसको सिंप्लीफाई किया है ना, तो भाषा ही तो बेसिकली उसको मीनिंग दे रही है उस स्ट्रक्चर को कि ये पेड़ है। भाई कहीं कोई डिक्शनरी, कहीं कोई लिखा थोड़ी ना है कि इस स्ट्रक्चर को पेड़ कहते हैं। वो तो जब इंसान ने एक भाषा को अपना माध्यम बनाया कम्युनिकेशन का, भाषा के माध्यम से ही, लैंग्वेज की वजह से ही वो जो स्ट्रक्चर है उसका मीनिंग हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, ठीक है, कि इसको हम ट्री कह सकते हैं। तो अब व्हेन दैट लैंग्वेज इज बेसिकली, इट इज़ एक्चुअली शेपिंग आवर मीनिंग, तो देयरफॉर जो हिस्ट्री राइटिंग है इट कैन नॉट बी अ न्यूट्रल विंडो। भाई अलग अलग उसमें क्या है कि अलग अलग शब्द का मीनिंग अलग अलग संस्कृति में अलग अलग हो सकता है, तो इट कैन नॉट बी अ न्यूट्रल विंडो। इट विल ऑलवेज बी शेप्ड बाय द वर्ड्स एंड कैटेगरीज हिस्टोरियंस यूज। देखिए, now this shift of emphasis from the thing itself to how we talk about the thing is called the linguistic turn। बहुत important है। And when combined with skepticism about fixed meanings and truth, it feeds into the postmodern critiques of history। अब क्योंकि भाई भाषा में किसी भी एक शब्द के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं अलग अलग भाषा में, ठीक है, किसी भी एक चीज़ के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, अलग अलग उसके लिए शब्द हो सकते हैं। तो भाषा बदली, शब्द बदला, मीनिंग बदला, और आपका इतिहास बदल गया, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल हो ही नहीं सकता है। तो देयरफॉर वी कम टू पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। अब इसमें क्या है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है, एक तो फर्नांडे दे सॉसुरे है, ठीक है। ही सेज दैट लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ साइंस, एंड इनकी बुक का नाम है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। अब नाउ सॉसुरे ही सेज दैट वर्ड्स लिंक टू कंसेप्ट्स, नॉट डायरेक्टली टू थिंग्स, ठीक है। एग्जाम्पल, द वर्ड किंग evokes a concept shaped by the culture। जैसे मैं आपको पिछली स्लाइड में आपको ट्री शब्द की बात बता रहा था। भाई राजा जो है, किसी संस्कृति में राजा का कुछ मीनिंग है, ठीक है, बट आप इसको ये नहीं कह सकते, इट डजेंट ऑटोमेटिकली पॉइंट टू वन फिक्स्ड रियलिटी एवरीवेयर। आप ये नहीं कह सकते कि जो वर्ड, जो शब्द है किंग, ठीक है, ये हर कल्चर में उसका मतलब सेम होगा, या ये जो किंग है उसका एक यूनिवर्सल, एक फिक्स्ड मीनिंग है, ऐसा नहीं कह सकते। बिकॉज भाषा से क्या है, भाषा जो शब्द हैं वो आपको कंसेप्ट की तरफ ले जा सकते हैं, बट आपको जो वो एक चीज़ है, वो एक फिक्स, अगर कोई चीज़ है वो फिक्स, मतलब कोई भी फिक्स चीज़ की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। देयरफॉर लैंग्वेज हैज इट्स ओन इंटरनल रूल्स एंड मीनिंग्स। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट मिरर ऑफ एक्सटर्नल रियलिटी। जो रियलिटी है, जो सत्य है, तो उसको करेक्ट, जो लैंग्वेज है वो करेक्टली नहीं दर्शाता। देयरफॉर द कनेक्शन बिटवीन वर्ड्स एंड मीनिंग्स इज मेड बाय द सोसाइटी एंड इज नॉट नेचुरल और फिक्स्ड। तो जो शब्द और उसका मतलब है, ठीक है, ये जो समाज है, ये इनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। कोई भी नेचुरल या फिर फिक्स नहीं है। मैंने ये आपको प्रीवियस में बता ही रहा था ये चीज़ ना। रोलैंड बार्थेस ये क्या कह रहे हैं, ये दे आर सेइंग दैट रियलिटी इफेक्ट एंड हिस्ट्री एज इंस्क्रिप्शन, ठीक है, रियलिटी इफेक्ट एंड हिस्ट्री एज इंस्क्रिप्शन। द बार्थेस ही आर्ग्यूड that historians use footnotes, quotations, dates, and documents to produce a sense of reality, but that sense may be an effect, not proof of direct access to the past। अब ये क्या बोलता है, इसने तो मज़ा ही मान दिया। ये क्या बोल रहा है कि जो ये बार्थेस क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे इतिहास लेखन होता है कि भाई प्रॉपर कोटेशन में चीज़ें होंगी, एक फुटनोट होगा, बिब्लियोग्राफी होगी आपकी, ठीक है, आपके रेफरेंसेस होंगे, ठीक है, अगर आपको कोई कोट करना होगा फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड, वो इटैलिक्स में यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये जो एक इतिहास, हिस्ट्री को लिखने का जो तरीका है, तो बेसिकली आपके ये ऐसा लगेगा कि यार ये कितना ऑथेंटिक लिखा है, ये कितना रियलिटी के एकदम नज़दीक है, बट ये एकदम टूल है आपको इल्यूजन में रखने का, और वास्तव में भाई इसमें कोई सच नहीं है। तो बेसिकली जो हमने हिस्ट्री राइटिंग के जो मेथड्स हमने यूज़ करे हैं, सो दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ रियलिटी, बट दे आर नॉट रियलिटी इन देमसेल्व्स। रियलिटी नहीं है वो। So historians, what he says, historians create a convincing story about the past. The details make it feel real, but the feelings can be constructed। तो भाई डिटेल जो है वो ऐसा लगेगा कि इसने बिल्कुल सही लिखा है, बट जो आपको पढ़ के फील होगा वो इतिहासकार आपकी वो फीलिंग भी बना रहा है। अब एग्जाम्पल है, a well cited paragraph with archival evidence can make an interpretation seem unquestionably true, even though the interpretation depends on choices the historians made। देख, अब क्या है कि अब आर्काइव जो भी उसने एविडेंस अपनी, भाई मैं आज
ये कह दूं कि ये स्ट्रक्चर, किसी भी एक स्ट्रक्चर, ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल, ताजमहल सपोज करो मैं कह दूं कि इसका, ये एक पहले घर था, ठीक है, और मैं इसका कोई आर्काइवल एविडेंस आपके सामने मौजूद कर दूं, तो वो चीज़ आपको सच लगने लगेगी, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है वो बेसिकली, कि व्हाट ही इज सेइंग कि इंटरप्रिटेशंस दे सीम अनक्वेश्चनेबली ट्रू, आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल सच है, इवन दो जो इंटरप्रिटेशन है वो अपने आप में मेरी चॉइस है उसको चूज़ करने की। भाई मेरा मन है कि मुझे उस चीज़ को घर साबित करना है, उस स्ट्रक्चर को एक घर साबित करना है, तो मैं अपने हिसाब से ही, अपनी इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ही एविडेंस ढूंढूंगा, एविडेंस आपके सामने ला के खड़ा कर दूंगा। उसके बाद क्या बोलूँगा, उसके बाद मैं आपको ऐसा ये फुट नोट्स में ऐसे लिख के दे दूंगा, आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा इसने रियलिस्टिक लिखा है, दिस इज एक्चुअली द रियलिटी, बट वो जो रियलिटी है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। दिस इज वॉट रोलैंड बार्थेज इज सेइंग। सो वॉट सीम्स लाइक ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज इन फैक्ट द हिस्टोरियंस कंस्ट्रक्टेड वर्ड। ये देखो, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। एंड देयरफॉर ही कंसिडर्स ऑब्जेक्टिविटी एज द प्रोडक्ट ऑफ रेफरेंशियल इल्यूजन। ये इनका इंपॉर्टेंट वर्ड है रोलैंड बार्थेस का। नाउ अब ये, इसके बाद आते हैं ये जैकब्स डेरिडा। ही इज द फादर ऑफ डीकंस्ट्रक्शनिज्म एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग। नाउ व्हाट डज ही सेज इज कि लैंग्वेज डज नॉट हैव स्टेबल सिंगल मीनिंग्स। वो कह, मैंने आपको यही बताया कि जो भाषा है उसका कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, सर्टेनिटी की कोई एक मीनिंग नहीं है। Words refer to other words in an endless chain. Now he introduced deconstruction, a technique that shows how text contain multiple conflicting meanings. कहता है कि एक ही टेक्स्ट में अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक है। सिंपल इफेक्ट फॉर हिस्ट्री, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? हिस्टोरिकल टेक्स्ट कैन बी रेड मेनी डिफरेंट वेज, देर इज नो फाइनल फिक्स मीनिंग गिवन बाय द टेक्स्ट इटसेल्फ, ठीक है। जो ये कह रहा है कि जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट आपके सामने है उसको अब अलग अलग तरीके से हम फिर पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हिस्ट्री इज द प्रिजन हाउस ऑफ लैंग्वेज, मीन्स वी कैन नेवर ट्रूली एस्केप लैंग्वेज टू नो रियलिटी इट्सेल्फ, ठीक है। वी कैन नेवर ट्रूली एस्केप लैंग्वेज नो रियलिटी इट्सेल्फ। नाउ व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट? दैट nothing outside is as an infinite interpretation. Postmodernity's readings, what they say is that we are stuck inside language. हम केवल भाषा के अंदर फंसे हुए हैं। We cannot step outside language to compare it with a pure and unmediated reality. ठीक है, हम बाहर इस भाषा के बाहर नहीं आ सकते ताकि हम इतिहास के साथ उसको कंपेयर, उस सच्चाई के साथ उसका कंपैरिजन कर सकें। एंड विच लीड्स टू द आइडिया दैट मीनिंग्स दे आर नॉट डिस्कवर्ड। जो मतलब है वो डिस्कवर नहीं होते बट बनाए जाते हैं, जो किसी भी चीज़ के मतलब। रीडर्स एंड राइटर्स एक्टिवली क्रिएट मीनिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई इन्होंने तो पूरी ऑब्जेक्टिविटी की ऐसी की तैसी करनी शुरू कर दी है, कि वो कह रहे हैं कि जो इतिहास है उसमें ऑब्जेक्टिविटी तो कोई भाड़ में, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो इतिहास है पूरा का पूरा लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के तो यार कई मतलब हो सकते हैं। आप जो एविडेंस है उस जो एविडेंस आप चूज़ कर रहे हो, जो रैंक ये बोल रहा है कि एविडेंस को एकदम साइंटिफिक एविडेंस को आप लिखो, पैटर्न इंट्रोड्यूस करो, पैटर्न्स को फाइंड करो, ये कह रहे हैं सब बकवास है। कह रहे हैं आप तो भाषा के बाहर ही नहीं जा सकते हो, और भाषा जो है अपने आप में कोई फिक्स मीनिंग दे नहीं रही है। एक ही भाषा में अलग, एक ही चीज़ के अलग अलग भाषा में अलग अलग मतलब हो सकते हैं। देयरफॉर देर आर ऑलवेज कन्फ्लिक्टिंग मीनिंग्स, एंड विच लीड्स टू द आइडिया दैट मीनिंग्स दे आर नॉट डिस्कवर्ड बट ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। अब एक एक्सट्रीम आ गए आपके हेडन वाइट और लुइस मिंग। ये लुइस मिंग क्या कह रहा है, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, ये तो कह रहा है कि हिस्ट्री जो एक नैरेटिव ही है, स्टोरी टेलिंग है, वो कुछ रियलिटी कुछ नहीं है। तो लाइफ डजंट कम विद नीड बिगनिंग्स मिडिल्स एंड एंड्स, स्टोरीज डू। हिस्ट्री इम्पोजेज नैरेटिव फॉर्म ऑन मेसी पास्ट इवेंट्स बस। और हेडन वाइट क्या कह रहा है? हेडन वाइट तो कह रहा है कि ये फिक्शन है, वर्बल फिक्शन है, इतिहास और कुछ नहीं है। तो ही आर्ग्यूड दैट हिस्ट्री राइटिंग बोरोज लिटरेरी फॉर्म्स, plot or metaphor, and can be like verbal fiction, not because historians lie but because narratives choices shape meaning. देख लो, एक चीज़ एकदम इंटरकनेक्टेड है। एक अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है वो, फर्डिनेंड दे सॉसर क्या बोल रहा है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ साइंस। रोलैंड बार्थेस वो क्या कह रहा है कि हिस्टोरियन है, वो एक कन्विंसिंग स्टोरी खुद क्रिएट करता है और एविडेंस ऐसे चूज़ करता है बायसनेस के साथ, एक रेफरेंशियल इल्यूजन क्रिएट करता है ताकि स्टोरी ऐसी लगे कि वो रियल है। जैकेस डेरिडा क्या कह रहा है, द फादर ऑफ रिकंस्ट्रक्शनिज्म,
कि हम भाषा से बाहर जा ही नहीं सकते हैं, वी आर बाउंड इन दिस प्रिजन हाउस ऑफ लैंग्वेज। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहा है, हम मीनिंग्स जो हैं वो डिस्कवर नहीं करते हैं, दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय द रीडर्स एंड द राइटर्स और द हिस्टोरियंस। और हेड एंड वाइट क्या कह रहा है, हेड एंड वाइट कह रहा है कि कंप्लीट फिक्शन है, वर्बल फिक्शन है। लुइस मिंग क्या कह रहा है, नैरेटिव है। ठीक है, बट अब इसका एक वरी आ गया, आप भाई एक एक्सट्रीम पे चले गए हो, आपने बिल्कुल फ्रॉम द साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिविटी, आपने पोस्ट मॉडर्निज्म के आते आते आपने उसको एकदम इतिहास को कुछ, इतिहास को बना दिया कि भाई इतिहास कुछ नहीं है, केवल एक फिक्शनल एक साहित्य है, फिक्शनल चीज़ है, और कुछ इसमें सच्चाई नहीं है, ये केवल और केवल इतिहासकार ने क्रिएट करी है। सो अब क्या कह रहा है, इफ़ नाउ व्हाट आर द वरीज, अब इसमें सोचने वाली बात क्या है कि इतिहासकार किस बात से चिंतित है। If everything is just language and interpretation, then how do we distinguish history from fiction? तो हम इतिहास और फिक्शन को कैसे एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करें। इफ मीनिंग चेंजेस विद रीडिंग्स, कैन वी क्लेम एनी हिस्टोरिकल ट्रूथ एट ऑल? क्या हम ये कह सकते हैं कि कुछ सच्चाई है या नहीं है? अगर मतलब ऐसे तो बदलते जाएंगे तो हम तो फिर ऐसा मानेंगे कि कुछ भी सच्चाई नहीं है। अब ये जो हिस्टोरियंस हैं, लॉरेंस स्टोन एंड ये स्पीगल, now she warned that if we accept, अगर हम एक्सट्रीम इस ये जो हमने पूरा डिस्कशन किया है ये पोस्ट मॉडर्निज्म, अगर हम इसको एक्सट्रीम, इसका ये जो एक्सट्रीम हो गया एकदम, क्योंकि दे डिक्लेयर्ड हिस्ट्री इज अ फिक्शन, तो इफ़ वी एक्सेप्ट एक्सट्रीम पोस्ट मॉडर्निज्म, हिस्ट्री में कोलैप्स इनटू लिटरेचर लूजिंग इट्स कनेक्शन विद द पास्ट। तो भाई इतिहास वास्तव में ही लिटरेचर बन जाएगी, और फिर तो इसके हिसाब से कुछ भी सत्य नहीं है। तो इसलिए हम एक्सट्रीम पोस्ट मॉडर्निज्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमको एक कॉशन हमेशा रखना पड़ेगा अपने दिमाग में। ठीक है, अब इसका एक पोस्ट मॉडर्निज्म का पॉलिटिकल एंगल भी है। व्हाट दे आर सेइंग इज दैट मेन स्ट्रीम हिस्टोरियोग्राफी जो है, ठीक है, दे ऑफन सपोर्ट वेस्टर्न इंपीरियलिज्म बाय प्रेजेंटिंग वेस्टर्न व्यूज एज यूनिवर्सल एंड ऑब्जेक्टिव। व्हाट दे आर सेइंग कि जो वेस्टर्न ये जो ऑब्जेक्टिविटी और जो वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी ने ऑब्जेक्टिविटी का जो ट्रेंड इंट्रोड्यूस किया है, बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि ये जो है ये मेन स्ट्रीम इन लोगों ने ऐसा बना दिया कि जो वेस्टर्न जो व्यूज़ हैं वो यूनिवर्सल हैं और ऑब्जेक्टिव हैं, इनका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, यही पूरे यूनिवर्स में ऐसे अप्लाई होते हैं। तो वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी ने पोस्ट मॉडर्निस्ट ये बोलते हैं कि जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियोग्राफी है वो सपोर्ट करती है वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म को। तो देयरफॉर दे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिविटी, हाउ, so they say that objectivity is also a way to question whose perspective has been allowed to dominate the historical record। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, सारी चीज़ एकदम सिंपल शब्दों में मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी है ना। अब इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, अब इतिहासकार को आखिर भाई करना क्या चाहिए? अब यही तो फंस गया इतिहासकार तो, कि यार मैं करूँ क्या? तो बस कुछ नहीं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ही शुड बी अवेयर लैंग्वेज मेटाफर्स एंड कैटेगरीज इन्फ्लुएंस व्हाट यू कैन से एंड से। हमको ट्रांसपेरेंट रहना है, एक्सप्लेन वाई यू चूज सोर्स एंड टर्म्स, शो अल्टरनेटिव्स, मल्टीपल पर्सपेक्टिव अपने यूज़ करो, सो दैट हम क्या है कि अलग अलग चीज़ एंगल से एक ही चीज़ को देखेंगे तो सच के थोड़ा सा हम ज़्यादा नज़दीक पहुंच पाएंगे, ताकि हम उसको अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स के व्यू पॉइंट से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हम चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, और अपनी लिमिट्स को भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए और एडमिट करना चाहिए वेयर एविडेंस इज एम्बिगुअस और वेयर इंटरप्रिटेशंस इज वन ऑफ सेवरल पॉसिबिलिटीज। ज़्यादा मतलब इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ठीक है, ताकि हम सच्चाई को एज इट इज़ प्रोड्यूस कर सकें। अब मैंने बहुत अच्छे से ये फ्लो चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया है, आप प्लीज़ इसको देखिएगा। पास्ट रियलिटी इवेंट्स एक्चुअली हैपन, ठीक है, इवेंट्स दे आर रिकॉर्डेड इन लैंग्वेज, डॉक्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन और रिपोर्ट्स। लैंग्वेज इज़ नॉट अ मिरर ऑफ रियलिटी, बट इन दिस ऑथर का यहाँ स्टेटमेंट आ जाता है, वर्ड्स डू नॉट रेफर टू रियल ऑब्जेक्ट्स, ओनली कंसेप्ट्स। आप प्लीज़ इसको ऐसे फ्लो चार्ट को बना लोगे ना, आपको समराइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, इसलिए मेरे को बहुत टाइम लगा है इस चीज़ को बनाने में। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से नोट डाउन कर लें। नाउ हिस्टोरियन यूज दीज वर्ड्स एंड टेक्स्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। नरेटिव क्रिएट हो जाता है, प्लॉट, बिगनिंग, मिडिल एंड इमोशंस, मीनिंग। और यहाँ पे हेड एंड वाइट क्या कहता है, ये कहता है हिस्ट्री इज़ लाइक अ स्टोरी नॉट प्योर फैक्ट्स। तो हिस्टोरियन कल्चर प्लस बायस प्लस इमेजिनेशन इन्फ्लुएंस नरेटिव एंड रीडर इंटरप्रेट द टेक्स्ट डिफरेंटली। यहाँ पे डेरिडा आ गया, तो मीनिंग इज नेवर फिक्स्ड, मल्टीपल मीनिंग्स एग्जिस्ट। और फाइनल रिजल्ट क्या रहता है, हिस्ट्री नॉट द पास्ट इट सेल्फ बट अ लैंग्वेज बेस्ड इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। तो बेसिकली ये है पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक।
आपका। तो हमने तीन बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करे, एक तो एविडेंस वाला करा हमने, एक कल्चरल रिलेटिविज्म करा, और एक हमारा पोस्ट मॉडर्न लिंग्विस्टिक क्रिटिक करा। ये एकदम समरी वाला फ्लो चार्ट है कि जो हमने ऊपर की स्लाइड्स में कवर किया। आप इसको अगर ध्यान से पढ़ लेंगे, एक एक चीज़ मैंने ये एक फ्लो चार्ट के एक फ्लो चार्ट के तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। नाउ हिस्टोरियन का कंसर्न्स क्या है? अब व्हाट दे से इज दैट हिस्ट्री इज इन अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। भाई अब तो इन सब के बाद हमें इतिहास पे शक होने लगा है। पर यहाँ पे क्या कहता है लॉरेंस स्टोन? ही सेज दैट इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स मेन सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री इवन पीपल चेंज ओवर टाइम, दे आर बीइंग क्वेश्चन। हिस्टोरियंस दे आर नो लॉन्गर श्योर व्हाट हिस्ट्री रियली इज और हाउ टू राइट इट। और भाई इतने सारे क्रिटिसिज्म के बाद सबको डाउट होने लगा है कि इतिहास कुछ है भी या नहीं है, या फिर हिस्ट्री को हम लिखें कैसे। तो बेसिकली अगेन हमने जैसे तीन मेजर सोर्सेज करे। व्हाट ही सेज इज दैट दिस क्राइसिस केम फ्रॉम Derrida's deconstruction, Clifford Geertz cultural anthropology, that is cultural relativism and new historicism, which says that history is just another form of storytelling. अब स्पीकर क्या कह रहा है? हिस्ट्री इज डिजॉल्विंग इनटू लैंग्वेज। वो कह रहा है कि इसको फिक्शन, हिस्ट्री जो है इस पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक के बाद जो हिस्ट्री है वो एक फिक्शन की तरफ कन्वर्ट होती हुई हमको नजर आती है। तो गैब्रियल ये शी व्हाट शी सेज इज दैट शी एग्रीज दैट ट्रेडिशनल बिलीफ इन ऑब्जेक्टिविटी इज कोलैप्सिंग। ट्रेडिशनल जो ऑब्जेक्टिविटी में बिलीफ था वो कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न जो थिंकर्स हैं दे आर अटैकिंग आइडियाज दैट हिस्टोरियंस ऑलवेज डिपेंड ऑन कॉजुअलिटी, चेंज ओवर टाइम, ऑदर्स इंटेंशन, ट्रूथ और स्टेबल मीनिंग और ह्यूमन एजेंसी। तो जो हिस्ट्री राइटिंग है इट इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द रियलिटी एंड बिकमिंग ओनली लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशन। वो कह रहे हैं जो जो इतिहासकार हैं, ठीक है, अब ये जो पोस्ट मॉडर्न्स हैं, ठीक है, ये कॉजुअलिटी पे भी अटैक कर रहे हैं, ये चेंज ओवर टाइम पे भी अटैक कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो हिस्ट्री है इट इज़ एक्चुअली शिफ्टिंग फ्रॉम रियलिटी, और वो किसकी तरफ जाती जा रही है? वो फिक्शनल और या फिर लैंग्वेज साहित्य की तरफ हमें झुकती हुई या फिर तरफ जाती हुई दिखाई पड़ती है। नाउ कुछ जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, ठीक है, व्हाट दे आर सेइंग, दे एग्री दैट हिस्ट्री इज एक्चुअली एंडिंग। अब इसमें कि कैथ जेनकिंस हैं, व्हाट शी सेज इज that history has no solid foundations anymore. Every historical writing is just one viewpoint, not absolute truth. पीटर नॉवेक, अगर हमने पहले लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिविटी की बात करी थी, what he says is he writes that historians no longer share common goals, truth or standards, so the discipline of history as unified field has broken down. Patrick Joyce, he says that history has ended because history does not just describe reality, it creates reality according to its ओन पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल आइडियाज़। तो भाई ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थिंकर्स थे, इन्होंने जो इतना अच्छा क्रिटिक किया है ना जो ऑब्जेक्टिविटी का, उसके बाद से ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले हैं कि हिस्ट्री पे डाउट इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया है कि ये वाले सारे हिस्टोरियंस, उनको ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री हैज़ एंडेड, कि फिर तो इतिहास कुछ है ही नहीं, कि रियलिटी तो कुछ है ही नहीं, सबकी सब फिक्शनल है, वही जब लैंग्वेज से कंस्ट्रक्ट हो रही है सारी चीज़ें। अब इस बीच में जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो भी रिएक्ट कर रहे हैं। इंडियन हिस्टोरियंस से कह रहे हैं कि जो एक्सट्रीम पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकिंग है, जो सबल्टर्न स्टडीज़ की जो लेटर वॉल्यूम्स हैं, हमें भाई इन्होंने भी इफ़ेक्ट किया है, जो एक्सट्रीम पोस्ट मॉडर्निज्म है। अब इसके जो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं लाइक सुमित सरकार, हैलन, C.A. बाइली, रंजीत दास गुप्ता, डेविस बॉसब्रुक, दे क्रिटिसाइज टू मच फोकस ऑन कल्चर। वो कहते हैं कि ज़्यादा संस्कृति पे फोकस मत करो, आप लोग जो रियल इवेंट्स हैं, रियल जो हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति है समाज की, दैट रियल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सोसाइटी, आप उसकी तरफ तो फोकस नहीं कर रहे हो, आप कल्चर की तरफ ही ज़्यादा फोकस करे जा रहे हो। और एक्सट्रीम रिलेटिविज्म, आप ये कह रहे हो कि कोई सच एग्जिस्ट ही नहीं करता, केवल इंटरप्रिटेशंस एग्जिस्ट करती हैं। तो आप ज़्यादा इसकी तरफ मतलब मत झुको। हिस्टोरियंस को उन्होंने बोला कि पोस्ट मॉडर्निज्म की वजह से एक सर्टेन सेक्शन ऑफ हिस्टोरियंस क्रिएट हो चुके हैं जो ये प्रमोट, वो संस्कृति पे फोकस कर रहे हैं, वो रियलिटी पे फोकस नहीं कर रहे, एंड दे आर फोकसिंग ऑन एक्सट्रीम रिलेटिविज्म विच सपोर्ट्स द आइडिया कि कोई ट्रूथ एग्जिस्ट ही नहीं करता, सारी की सारी इंटरप्रिटेशंस हैं, व्यू पॉइंट्स हैं। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से समराइज़ किया है, आप इसको देख सकते हैं। तो अब इन सब के बाद आपको लगता है इज एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल इन हिस्ट्री, कि कोई मतलब हम ऑब्जेक्टिविटी की तरफ पॉसिबल है या नहीं है?
तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिटिसिज्म तो कह रहे हैं कि हिस्टोरियंस रियलाइज की सोर्सेज आर बेस्ड बायस्ड और इनकम्प्लीट। भाई जो एविडेंस है वो खुद ही अपने आप में बायस्ड और इनकम्प्लीट है, और खुद ही हिस्टोरियंस अपने आप में कल्चरल और आइडियोलॉजिकल बाइसेस हैं उनके पास। फुल ट्रूथ ऑफ द पास्ट इज इम्पॉसिबल टू नो। तो ये क्या है पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म ऑब्जेक्टिविटी का। अब पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि कोई सच्चाई चीज़ है ही नहीं? क्या इसका मतलब ये कि कोई ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है? तो ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है ये एक्सट्रीम व्यू है, और इसके हिसाब से जो हिस्ट्री इज ओनली व्हाट दे आर सेइंग कि हिस्ट्री इज ओनली लैंग्वेज, इमेजिनेशन, नरेटिव। तो एक एक्सट्रीम, बिल्कुल ये मतलब हमको ऐसा फील होता है कि बिल्कुल एक्सट्रीम व्यू है। तो नो, बिकॉज हिस्ट्री इज नो रियलिटी एंड नो ओनली फिक्शन। तो अब ये क्या कह रहे हैं यार इनका हिस्टोरियंस का रिस्पॉन्स क्या है? टोटल डिनाइल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज ऑल्सो एक्सट्रीम। ये कह रहे हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो हमें विच एक्चुअली इज सेइंग टोटल डिनाइल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ये भी एकदम एक्सट्रीम है। तो पार्शियल कुछ तो यार इतनी, अगर कोई मान लो स्टोरी है या कोई भी इवेंट है तो कुछ तो सच हुआ ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी सच नहीं है। अब पोस्ट मॉडर्निज्म जो सपोर्ट कर रहा है वो ये सपोर्ट कर रहा है कि सब कुछ झूठ है, सब कुछ फिक्शनल है। ये एक एक्सट्रीम व्यू है, हम ये ले ही नहीं सकते। ठीक है, कम से कम कुछ जो पार्शियल ट्रूथ है, ठीक है, ये तो अभी भी पॉसिबल है। नाउ अब इसमें क्या है, इसमें नोएल कैरल्स का आर्ग्यूमेंट है। ये आप बिल्कुल भाई लिखते चलो, ये बहुत सब इम्पॉर्टेंट है, मैंने बहुत मुश्किल से कंपाइल किया है बहुत ईजी लैंग्वेज में। व्हाट ही सेज इज दैट हिस्टोरिकल नैरेटिव्स आर मेड बाय हिस्टोरियंस। वो एक एक्सेप्ट कर रहा है कि जो नैरेटिव्स हैं वो हिस्टोरियंस मेड करते हैं, बट ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मेड अप हो या फिक्शनल हो, कि वो कम्प्लीटली झूठे हों या उसने बनाए हो। तो जो नैरेटिव्स उसने क्रिएट करे हैं दे कैन स्टिल प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉज एंड इफेक्ट, कि जो भी चीज़ घटित हुई है उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट का क्या रिलेशन है, उसके पीछे की बैकग्राउंड कंडीशन क्या थी, और ह्यूमन एक्शंस और डिसीजंस क्या थे। जो नैरेटिव आपका हिस्टोरियन क्रिएट कर रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नैरेटिव्स जो हैं वो हिस्टोरियंस क्रिएट कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम्प्लीटली फिक्शनल है या फिर उसने बनाए हैं खुद से, झूठे हैं। इसके बावजूद कि हिस्टोरियन ने खुद वो नैरेटिव क्रिएट करे हैं, ठीक है, इट कैन ऑलवेज प्रोवाइड कॉज एंड इफेक्ट, बैकग्राउंड कंडीशंस एंड ह्यूमन एक्शंस। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी तो इम्पॉसिबल है, बट पार्शियल और क्रिटिकल ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है और नेसेसरी भी है। अब इसमें क्या है, ब्रायन फे का मिडिल पाथ वाला, जैसे बुद्धा का हमारा मिडिल पाथ है ऐसे ही ब्रायन फे है, वो कहता है कि बीच का ग्राउंड रखो भाई। ठीक है, ही गिव्स दिस कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल मिडिल ग्राउंड। एंड व्हाट डज ही सेज दैट एक्सेप्ट लिमिट्स ऑफ नॉलेज, यूज एविडेंस क्रिटिकली, अवॉइड बोथ एक्सट्रीम्स। अवॉइड बोथ एक्सट्रीम क्या है, रैंक के या फिर साइंटिफिक या फिर आपके पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं, आपके प्योर ऑब्जेक्टिविटी है। टोटल रिलेटिविज्म कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट। तो ये क्या कह रहा है कि हिस्ट्री क्या है, नॉट परफेक्ट ट्रूथ है बट रीजनेबल एविडेंस बेस्ड इंटरप्रिटेशन है। कह रहे हैं कंप्लीट सच तो नहीं कह रहा मैं, बट हाँ ये है कि कुछ तो सच है और कुछ एविडेंस बेस्ड इंटरप्रिटेशन है जिससे कि हम थोड़ा बहुत सत्य को जान सकते हैं। सो गाइज ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बहुत सारे इसमें फिलोसफिकल पार्ट भी है, समझने का कंसेप्ट वाला पार्ट है। और यार आपको ये सब पढ़ के ना, जो अभी प्रीवियस वीडियोस है और आज वाली वीडियोस में भी हैं, ये सबको पढ़ के आपको जो हिस्टोरियंस के अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि पोस्ट मॉडर्निज्म किस चीज़ का क्रिटिक है। पोस्ट मॉडर्निज्म इज एक्चुअली सेइंग इट एक्चुअली टॉक्स ऑफ टोटल रिलेटिविज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म एक्चुअली अपोजिट टू कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी, इट सेज एवरीथिंग इज फिक्शनल। अब आपके सामने यही एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाएगा तो आप ये सोचते रहोगे कि कौन सी बुक से उठाया है, बट ये बुक से नहीं उठाया है यार, ये कंसेप्ट्स हैं। आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, और ये अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होगी जब आप एक सही कंटेंट पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल कंटेंट पढ़ेंगे। आपको एक एक चीज़ ऐसी क्रिस्टल क्लियर होती समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है यार ये सब चीज़ को एक्सप्लेन करने में। क्योंकि अगर आप जो इनके ओरिजिनल टेक्स्ट देखोगे वो इतनी कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखे हुए हैं, आपको उसमें से चीज़ें निकालना वो इतना आसान नहीं होता है। और मैं आपको बहुत सिंपलर फॉर्म में दे रहा हूँ। आपकी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, अब बताइए, एक तो ये कर रहे हैं आजकल टीचर्स, क्वेश्चंस कराते रहते हैं, क्वेश्चन से कंसेप्ट नहीं बन रहे हैं। मेरे को ऑब्जेक्टिविटी कराने में 2 क्लासेस लग गई। ये भी शायद मेरे ख्याल से जो लेक्चर है, मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता कितनी देर का, ये मेरे ख्याल से ओवरऑल 50-60 मिनट का तो हो गया होगा। ठीक है,
और जो प्रीवियस वाला लेक्चर है वो भी करीब 27-28 मिनट का है। करीब 1.5 आवर्स आपको ऑब्जेक्टिविटी समझ में मैंने अगर लगाए हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिविटी का इंट्रोडक्शन, एवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड द पोस्ट एंड द क्रिटिक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। तो यार कुछ मतलब इसको, ये कुछ वैल्यूएबल चीज़ है, तो प्लीज़ आप इसको समझिए, देखिए और अपने नोट्स बनाते जाइए। कुछ भी अगर चीज़ समझ नहीं आ रही है आप मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में, मेरे को ज़रूर बताइए। और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं कुछ सही चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, जल्द मिलते हैं।